आदरणीय देवीय सज्जनों, दीप प्रज्वलन के बाद अवसर है, बेला है स्वागत की। सबसे पहले हम आग्रह करेंगे कार्यक्रम में उपस्थित, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री भारत सरकार आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश का स्वागत स्टॉल जो मध्य प्रदेश में ही बुना और रचा जाता है, उसके साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। पहले अंगवस्त्रम और अंगवस्त्रम के साथ एक पुष्पगुच्छ माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने किया और अब आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री कैलाश सारंग जी, श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत का ये संक्षिप्त सिलसिला हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और हम अब निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की। आपकी उपस्थिति मंच तक पहुंच नहीं रही है। माननीय मंत्री जी का स्वागत हुआ, तालियां बजी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी आप कार्य सेशन जल्दी स्टार्ट हो गया, आप लोग जिम में हैं या व्यायाम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, और कुछ मेरे शरीर के लोग हैं जो 10 बजे भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, वो लोग यहाँ पर हमने ज़बरदस्ती बुला लिया, आपको ऐसा लग रहा मुझे। बोले भारत माता की। केंद्रीय मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय और इतने सहज और सरल और ऐसे व्यंग मारते हैं कि लगे मारे आई और लगे कहीं। अभी मैंने कहा कि जोत से जोत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो, तो उन्होंने बोला मैं तो हरियाणा वाला हूँ, हम तो ये कहते हैं कि जोत से जोत जलाते रहो और माचिस के पैसे बचाते रहो। ऐसे हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक ग्लोबल समिट हो रही है और कल से लेकर आज तक जिस प्रकार निवेश की वर्षा हो रही है, पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि ये प्रदेश देश के अंदर अग्रणी प्रदेश बनेगा हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और इसलिए एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रीगण, सभी डायस पर बैठे हुए अतिथिगण, क्योंकि मेरे पास स्लिप आ गई है कि आपको कम समय में ख़त्म करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी भाषण देंगे, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात करता हूं। आप सभी पूरे मंच के लिए ज़रा ताली बजा दीजिए एक बार, और एक बार अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए। देखिए, अर्बनाइजेशन आज के समय में देश की आवश्यकता है। मुझे याद आता है जब मैं 83 में पहली बार पार्षद बना था, तो मध्य प्रदेश में अर्बनाइजेशन का प्रतिशत 17 था। आज लगभग
32 हो गया और जिस तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है 2047 तक हमारे प्रदेश की जनसंख्या 60% के ऊपर होगी अर्बनाइजेशन की। और इसलिए हमें कल का प्रदेश बनाना है, कल के शहर बनाना है, इसलिए आज हमें चिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि इस ग्लोबल समिट के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमने सिर्फ 2 महीने के अंदर 18 नई पॉलिसी बनाई है, जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। अर्बन के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई है। मध्य प्रदेश विकसित हो, मध्य प्रदेश ग्रीन प्रदेश बने, इसलिए ईवी पॉलिसी बनी है। हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलें, तो एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उनके चार्जिंग की व्यवस्था, उनके सुधारने की व्यवस्था, इसकी पूरी पॉलिसी के अंदर हमने समायोजन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जाएं, सस्ता वाहन उपयोग करें, प्रदेश में पोल्यूशन कम हो, इसकी चिंता करें। इंटीग्रेटेड मेट्रो हमारे शहरों की एक लाइफलाइन बन रही है। मेट्रो एक अर्बन ग्रोथ सेंटर बने मेट्रो के आसपास। हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की कि किस प्रकार हम मेट्रो के आसपास हम ग्रोथ सेंटर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत मेट्रो के आसपास किस प्रकार हम एक ग्रोथ सेंटर बनाएं, हम अभी विचार कर रहे हैं, आप लोगों से सलाह भी लेंगे। हम मेट्रो के आसपास हमारा पूरा क्षेत्र, इंदौर का 30 किलोमीटर और भोपाल का 31 किलोमीटर, हम कितना FAR बढ़ा सकते हैं जिससे वो एक ग्रोथ सेंटर बन सके, इसमें आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमने EV पॉलिसी बनाई है, वहीं हमने इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्वागत करता हूं। विशेषकर हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियां बजाकर एक बार मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। आदरणीय देवी सज्जनों, इस इन्वेस्टर समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग सभी प्रमुख आगंतुकों से 1-to-1 भेंट कर रहे हैं। बेहद व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मन में आदर का भाव है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के आगमन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी सरकार का संकल्प व्यक्त करें। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करें। हम सबके बीच हमारा सौभाग्य है एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच पधारे जिनने अपना जीवन पूरा राष्ट्र सेवा के लिए दिया। लंबे समय तक संगठन मंत्री, प्रचारक और अभी जब भारत सरकार के मंत्री बने उसके पहले हरियाणा जैसे राज्य को, जिसकी दिशा दशा पता नहीं किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार कराया। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। और आते ही आपने शहरी विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में, माननीय भाई साहब, लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बाबाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी है और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप, भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना, और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे।
बाकी इसको खुला खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसकी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री, तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो शहरीकरण पूरे दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और जैसा कि हम ऐसे भी देखते हैं, जानते हैं, हमें अधिकांश लोग विदेश भी गए हैं, हमने काफ़ी देश और काफ़ी शहर घूमे हैं कि पूरे दुनिया में अगले कुछ सालों में लगभग 60 से 70% आबादी शहरों में रहेगी। भारत में हमारा अनुमान है कि ये संख्या 50 से 55 के बीच में हो सकती है। और ये शहरी जो केंद्र हैं, यही आबादी सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान देगी। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखना है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है और ये संख्या बढ़ के अलग अलग राज्यों में 50 या 60 या 70% हो सकती है और ये अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से योगदान देगी। जब हम अपने देश के उसमें देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, तो हमारा योगदान भौगोलिक रूप से केवल 3% कवरेज के साथ में 60% जीडीपी का हम योगदान देते हैं और करीब 60 करोड़ लोग इसमें रहेंगे अगले 10 सालों के बाद और 2047 तक वो संख्या बढ़ के 75 करोड़ तक जा सकती है। टैक्स रेवेन्यू में हमारा योगदान शहरों का काफ़ी ज़्यादा रहता है और शहरों में अधोसंरचना का संपूर्ण विकास करने के लिए लगभग 840 बिलियन मतलब $1 ट्रिलियन टच कर जाएगा। इतनी धनराशि और निवेश की ज़रूरत है। इसीलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि किस प्रकार से जो सत्र का हमारा नाम है अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज़, मतलब शहरों में जो ज़मीन है और जो शहरों की भूमि है, मतलब शहर से ही हम कैसे वैल्यू क्रिएट करें, कैसे हम इकोनॉमी को बूस्ट करें, रोजगार का सृजन करें और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं पिछले कुछ वर्षों में हमें बताने में खुशी है। हम माननीय मंत्री जी के ध्यान में केवल लाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही साफ सुथरा और स्वस्थ वातावरण देने वाला राज्य है। नागरिकों की सेवाओं के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट और डिजिटल सर्विसेज दे सकें। एफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब है ये विषय, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उज्जैन में एक बहुत अच्छा यूनिटी मॉल बन रहा है जहाँ पे सभी जिलों के ओडीओपी जो प्रोडक्ट हैं उनको हम डिस्प्ले करेंगे। बहुत ही सुंदर हेरिटेज बिल्डिंग लुक के साथ ये बन रहा है और काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ गया है। हमने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं इंदौर और भोपाल के लिए, ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और निकट भविष्य में हम लोग पूल्ड म्युनिसिपल फाइनेंस बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे शहर जो अपना अपना बॉन्ड जारी नहीं कर सकते, जिला मुख्यालय और कम आबादी वाले शहर, उनके लिए सामूहिक रूप से बॉन्ड हम लोग जारी करने जा रहे हैं और शहरों की जो पर्यावरण की स्थिति है उसमें हम लोग बेहतर हैं। नेक्स्ट, हमारे यहाँ करीब 418 शहर हैं जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएँ, 298 नगर परिषद हैं। हम मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और हमारे पास
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बड़े शहर हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि सारी आबादी, शहरी आबादी किसी एक शहर में केंद्रित न होकर एक संतुलित क्षेत्रीय विकास के रूप में है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, रीवा, सागर, ऐसे कई शहर हैं, और रतलाम, खंडवा आदि, जिससे शहरी आबादी हर दिशाओं में फैली हुई है। नेक्स्ट, आज जो हम लोग हमने थोड़ा उसका एक फिजिबिलिटी ज़रूर चेक कराते थे, ये फिजिबल है और डेवलपर्स के भी हक में है, जनता के भी हक में है, सरकार के हक में है कि नहीं है। रेवेन्यू थोड़ा कम आएगा, ज़्यादा आएगा, चिंता नहीं, लेकिन आखिर तो जनता को ठीक सुविधा उपलब्ध हो मकान की, वहाँ उसको अपने व्यवसाय करने के नाते, तो वो सब सुविधाएं दे करके इस विषय को आगे बढ़ाया। अगर मैं ठीक से अनुमान लगा सकता हूँ तो इस 10 साल में हमने नई नई पॉलिसीज़ या वर्तमान जो पॉलिसीज़ हैं उसमें अमेंडमेंट 30 बार की हैं, लगभग 30 बार हमने की हैं। और आज मैं संयोग से फ्लाइट में रवि अग्रवाल जी और हम साथ साथ सीट पर बैठे थे, तो मेरे से ज़्यादा तो इनको ही पता है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर के नाते से स्वयं उन सारी चीज़ों का अनुभव करते रहे हैं। तो उस प्रकार से कोई भी काम जो नया करना है वो वास्तव में हमारे से ज़्यादा तो आप लोग बता सकते हैं। और मैं आपको एक वादा कर सकता हूं कि अब चूंकि केंद्र में भी महुआ डिपार्टमेंट के नाते मुझे दायित्व तो मिला है शहरी विकास का, उसमें जो कुछ आपकी ओर से सुझाव आएंगे, आपकी कठिनाइयां होंगी नई पॉलिसीज के बारे में, क्योंकि डिमांड आपको पता जनता क्या चाहती है, और उस प्रकार का प्रोजेक्ट खड़ा करके आपको अपना भी एक सिस्टम तो बनाना ही है। अगर उस सिस्टम में आप वो न बना सके तो जनता कितनी डिमांड करती रहे, लाभांश तो आपको भी चाहिए उसमें। तो जो कुछ आप बताएंगे वो सब पूरा करेंगे। और मैं विश्वास से इसलिए कह सकता हूं, अगेन श्री कैलाश विजयवर्गीस, इनका जो अनुभव है, क्योंकि यहाँ आवास और नगरीय विभाग, आवासीय विभाग, वो सब कैलाश विजयवर्गीस जी देख रहे हैं, आज देख रहे हैं ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले 2013-14 में इसी विभाग के मंत्री अर्बन विकास के रह चुके हैं। इनका अनुभव बहुत पुराना है इस विकास में। आप कोई विषय बताएंगे, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, ये आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। भाई बहनों, शहरों का जहां तक विषय है, न केवल अपने देश में, दुनिया भर में आवासीय यानी नगरीय इकाई, नगरीय आबादी ये बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। कभी आज से 25 साल पहले हमारे नगरीय इकाई कुल आबादी का 20 से 25% था, जो आज इस समय 35% से भी ऊपर हो चुका है। और आने वाले 2047 तक जब इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में लाएंगे तो ये नगरीय आबादी देश का 50% तक पहुंचने वाली है। अनुमान है कि उस समय देश की आबादी लगभग 164 करोड़ ऐसी आंकी जा रही है, जिसमें से 82 करोड़ आबादी शहरी आबादी होगी मित्रों। तो शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, इसी हिसाब से वहाँ की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वहाँ के आवासीय सिस्टम को हमको खड़ा करना पड़ेगा। वहाँ कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है तो उस प्रकार के संस्थान खड़े करने पड़ेंगे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा तो उस प्रकार का काम करना पड़ेगा, और वैसे ही सुख सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस नाते से हम लोगों को तैयारी आज ही अपनी करनी पड़ेगी। गुरुग्राम का मैं उदाहरण दे रहा था, विस्तार तो करना ही है। विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका होती है जमीन की, कि जमीन कितनी कहाँ है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। आज मैं तुलना करता हूं दिल्ली की और हरियाणा के गुरुग्राम की। दिल्ली एक लैंड लिमिटेड सिटी है, वहाँ की जमीन ज़्यादा नहीं है, वहाँ जमीन आगे बढ़ाने में पॉलिसीज भी कई बार कठिनाइयों से बन नहीं पाती हैं। थोड़ा राजनीतिक वातावरण भी कैसा है कैसा नहीं है। पिछले 10-12 साल से जहाँ हम गुरुग्राम को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन दिल्ली वहाँ की वहाँ खड़ी है। वहाँ अनऑथोराइज कॉलोनीज की भरमार हो गई है, इलीगल एनक्रोचमेंट ये खूब हो रही है, लेकिन वहाँ पॉलिसीज ठीक बन नहीं पाई। संयोग से वातावरण थोड़ा अच्छा बना है, राजनीतिक वातावरण ठीक हुआ है। मैं वहाँ के डेवलपर्स के लिए आज यहीं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर सारी पॉलिसीज बदल करके दिल्ली की सब आवश्यकताओं को पूरा करने का हमने संकल्प ले लिया है। जितना बड़ा शहर होगा
उतनी कठिनाई ज़्यादा आती है पॉलिसी में। मध्यम शहर में थोड़ी कम कठिनाई आती है, छोटे शहर में कठिनाई कम आती है। तुलनात्मक दिल्ली और गुरुग्राम को देखते हुए हमारा भोपाल है, हमारा इंदौर है अथवा अन्य शहर हैं, ये बड़े शहर हैं दोनों यहाँ के, लेकिन तुलनात्मक गुरुग्राम से आसान है। यहाँ नई डेवलपमेंट जो है वो बहुत आसानी से यहाँ की जा सकती है। अगर लैंड वैल्यू की मैं बात करता हूँ, आज गुरुग्राम में शहर के अंदर की बात तो ऐसी है कि आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, आउटर पेरीफेरी पर भी 15 से 20 करोड़ रुपया एकड़ जमीन हो गई है। शहर के अंदर एक जमीन डीएलएफ ने वहाँ हमारे डिपार्टमेंट HSIDC से खरीदी है 150 करोड़ रुपया प्रति एकड़। अब 150 करोड़ रुपया प्रति एकड़ अगर कोई जमीन लेगा तो उसका कैसे वो फिजिबिलिटी उसकी आएगी, ये तो डेवलपर सोचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनका इतना बड़ा सिस्टम है कि उसमें से वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर लैंड लॉक्ड एक प्रकार का लैंड लिमिटेड स्कोप होने के नाते से डेवलपर्स को योजनाएं अलग प्रकार से बनानी पड़ती हैं, स्टेट को भी पॉलिसीज अलग प्रकार से बनानी पड़ती हैं। लेकिन सिटीज़ इन मध्य प्रदेश, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वैसे तो अभी प्रेजेंटेशन में देख रहा था जो हमारी ये इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनी है हाउस यानी डेवलपमेंट की, उसमें बहुत से प्रावधान सेक्रेटरी साहब ने यहाँ बताए हैं और वो बहुत ल्यूक्रेटिव हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर ऐसी नई नई ढाली गई हैं, चाहे लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात है, लैंड पूलिंग पॉलिसी में आने वाली कठिनाइयों की बात है, वो भी साफ सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। वहाँ किस प्रकार से FAR को बढ़ा करके दिया जाएगा, FAR 1 है और उसका जो आगे FAR की जो सुविधाएं, अगर आप अफोर्डेबल में काम करेंगे तो आपको FAR बढ़ा दिया जाएगा, आप ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे उसमें आपको FAR बढ़ा करके दिया जाएगा। तो इस प्रकार से FAR को बढ़ा करके देने से फिजिबिलिटी डेवलपर की अच्छी होती है। तो ऐसे सब चीज़ें आपकी सुविधा के लिए और इस सेमिनार के माध्यम से आपको सबको बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्कोप बहुत है। जैसे यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई आबादी में हम लोग यानी एक सस्टेनेबल लिविंग, इस प्रकार से सिस्टम कैसे इकोसिस्टम इसका ठीक बनाया जाए, उसके नाते से ये सब सुविधाएं बनाएंगे। शहर के आवास के साथ साथ वहाँ अर्बन मोबिलिटी ये जितनी अच्छी होगी उतना ही आवासीय सुविधाएं आसानी से लोगों को मिलेंगी, शहर उनके पसंद के क्षेत्र बनेंगे। तो अर्बन मोबिलिटी में भी मेट्रोस, अभी गुरुग्राम में केवल 2 शहरों में मेट्रोस का प्रावधान चल रहा है, वो हमारे भोपाल में और इंदौर में। इसके नाते भी अच्छी आबादी जहां होगी वहीं मेट्रो सफल होगी। अभी 2 ही शहरों के अंदर इसका नेटवर्क और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसके कारण से जहां जहां जमीन सस्ती है वहां तक मेट्रो लाइन अगर जाती है या 2-3-4 शहर एक लाइन में इकट्ठे हैं तो वहाँ रैपिड रेल सर्विस, इसके नाते से भी प्रावधान हैं। जैसे यहाँ की ज़रूरत होगी हमारा महुआ डिपार्टमेंट उस नाते से उसको हमेशा क्लियर करने के लिए तैयार रहता है। अभी भोपाल की मेट्रो की थोड़ी और डिमांड आई हुई है, बहुत जल्दी उनको पूरा करेंगे और जितनी डिमांड जाएगी खास करके इन 2 शहरों का मैं कह रहा हूं कि उस डिमांड को हम पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ TOD पॉलिसी जो विजय वर्गीय जी ने भी जिसका उल्लेख किया है कि TOD पॉलिसी के कारण से हम जो अर्बन मोबिलिटी के साधनों को भी सीमित रख करके अपना काम कर सकते हैं कि उसके 500 मीटर के अंदर, 800 मीटर के अंदर अथवा 1 किलोमीटर के अंदर हम अधिक से अधिक आवासीय और वो भी खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग उसके प्रोजेक्ट ज़्यादा खड़ा करेंगे तो लोगों को सस्ता मकान, आज मकान उपलब्ध कराना ये बात ठीक है, लेकिन सस्ता मकान कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ये जो मोबिलिटी का जो एक प्रकार है ये बहुत उपयोगी होता है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जितने भी जिनके सर पर छत नहीं है ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाएं। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ने पिछला जो 1 करोड़ का हमारा टारगेट था उसमें लगभग 9 लाख मकान जो है बनाने की योजना दी थी, 9 लाख मकान बनाए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की आबादी, शहरी आबादी, टोटल देश की शहरी आबादी का मात्र 6% है, लेकिन 6 के बाद भी 9.5 लाख, 6 लाख की बजाय 9.5 लाख बनाए, इसके लिए मध्य प्रदेश को मैं बधाई देता हूं। और अगली बात, अगली योजना में भी हिस्से में भले 6 लाख मकान आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे पास जो प्रपोजल भेजा है वो 10 लाख मकानों का भेजा है और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सब सुविधाएं दीजिए, हम 10 लाख मकान आपको देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास नीड बेस्ड डिमांड आनी चाहिए।
ऐसी डिमांड भी नहीं करें कि आवश्यकता ना हो और ऐसी हम डिमांड लेंगे खाली पड़े रहेंगे मकान, या फिर हम डिमांड तो करेंगे बाद में उनको डेवलप करने के लिए डेवलपर ना आए। कितनी आवश्यकता है, कितनी नीड है, इसको पहचान करें और उसके बाद उसकी आवश्यकता को पूरा करना ये हमारा काम है। कॉलोनीज डेवलपर जो बनाए उसमें मुख्य बात जो ध्यान रखने की है, एक तो पर्यावरण की बात ध्यान रखने की है। ग्रीन एरिया जितना हम बनाएंगे उसकी बहुत सी योजनाएं हैं, उस योजना के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और जो ग्रीन एरिया, उसके लिए अगर हमारे पास आवश्यकता पड़ती है तो उसके बदले में जो टीडीआर दिया जाता है, उस टीडीआर को खरीद करके आप एफआईआर को और बढ़ा सकते हैं, आपकी वायबिलिटी उसमें बढ़ सकती है। तो टीडीआर का कंसेप्ट भी जो है इसको हम यूज करें। इसी प्रकार जहां कहीं हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अथवा कमर्शियल एरिया है या गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसेज हैं, उनके नजदीक रेजिडेंशियल अगर हम कोई प्लान करते हैं एरिया, वॉक टू वर्क, साइकिल टू वर्क, इस प्रकार से अगर करेंगे तो वहां मोबिलिटी के जो साधन है उसकी भी जो हमारी आवश्यकता है उसको कम कर सकती है। आज शहरों में जो भीड़ भाड़ है वो बहुत हो जाती है। भोपाल का बहुत ज़्यादा मेरा भ्रमण नहीं हुआ है, मैं गुरुग्राम की आपको बता सकता हूं कि आज से 40 साल पहले आपने धौला कुआं देखा होगा। धौला कुआं के ऊपर अगर साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर लेकर के कोई निकलता था तो उस गोल चक्कर में फंसता था, 2-2 घंटे जाम रहता था। आज वो सब स्थितियां कितनी स्मूथ हो गई हैं। गुरुग्राम बनने के बाद भी, चाहे वहाँ इफ्को चौक है, चाहे वहाँ सिग्नेचर टावर है, चाहे वहाँ राजीव चौक है अथवा हीरो होंडा चौक है, ये हमारे डेवलपर मित्र जानते हैं क्या आज से 10 साल पहले किस प्रकार की हालत थी। वहाँ ट्रैफिक इतना जाम होता था कि क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा हो गई थी, तो उस प्रकार से उनको सबको हमने और फास्ट स्पीड जिसको कहना चाहिए फास्ट ट्रैक सिस्टम से सब फ्लाईओवर्स, अंडरपास बना करके आज 1 मिनट भी उस चौक पर किसी को रुकना नहीं पड़ता है। तो ये सुविधाएं देने का काम, आपकी डिमांड होगी सरकार सुविधाएं देगी, आपके सुझाव होंगे सरकार सुविधाएं देगी, आवश्यकता ध्यान आते ही सरकार सुविधाएं देगी। आपको प्रोजेक्ट को क्लियरेंस के नाते से सिंगल विंडो सिस्टम सब प्रदेशों ने बनाया है और यहाँ मध्य प्रदेश में मुझे पता लगा है कि कोई भी क्लियरेंस, कोई भी किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन, उसमें कभी देर नहीं लगती है। आपको वो सब सुविधाएं भी दी जाएंगी। मित्रों, मोबिलिटी में एक विषय है ई मोबिलिटी, ई बस सेवा, ई व्हीकल्स, और मध्य प्रदेश ने तो नई पॉलिसी बनाई है, ईवी पॉलिसी। उस नई पॉलिसी में चाहे स्कूटर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे गाड़ी, कार है अथवा कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन सब के लिए बहुत सी सुविधाएं अभी घोषित की हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि 18 नई पॉलिसीज बनाई गई हैं। उन 18 नई पॉलिसीज के माध्यम से नीड बेस्ड सब पॉलिसीज हैं, उनका सबका लाभ आप उठाइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई विषय आपकी ओर से आएगा, उस पॉलिसी को बनाने में हमारे मंत्री जी पूरे खुले मन से उस पर विचार करके और आपको उस पॉलिसी का लाभ ये दिलाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक स्लम्स की बात है, तो स्लम डेवलपमेंट की भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हर बड़े शहर में है, क्योंकि माइग्रेटरी जो पॉपुलेशन है उसको वहाँ जगह मिलती नहीं है, आकर के कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी बनाता है, जहाँ खाली जमीन पड़ी है वहाँ कोई ना कोई बस जाता है, करके वर्षों तक वहीं रहता है। अब प्रशासन को कठिनाई आती है उनको खाली कराना है, तो आखिर तो हर किसी को अपने आवास देना है। उस योजना में भी रीडेवलपमेंट ऑफ दिस झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम्स, उसके लिए प्रधान PMAY के अंदर एक विशेष योजना बनाई गई है। एक रेंटल स्कीम भी उनको बनाई गई है कि कोई अपने प्रोजेक्ट को रेंटल स्कीम में भी लेके आना चाहता है। बहुत लोग हैं मकान अपना नहीं खरीदना चाहते, वो रेंटल ही रहना चाहते हैं। आज यहाँ है, हो सकता है 6 महीने बाद कहीं और जाना पड़ता है, साल बाद कहीं और जाना पड़ता है। तो ऐसे रेंटल स्कीम के अंतर्गत भी उस वर्टिकल में भी भारत सरकार जो है आपको सहायता करेगी। और मैं तो इस बात के लिए भी जो मुझे एक अच्छा आश्चर्य लग रहा है, आश्चर्य क्या, सुखद आश्चर्य, के संयोग से हमारे जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी अपने इस विभाग की ओर बहुत रुचि ले रहे हैं। और रुचि लेने का कारण भी है कि उन्होंने भी अपने समय में दिल्ली के अंदर DDA के वाइस चेयरमैन थे, तो दिल्ली की समस्याओं को उनको ध्यान में है। दिल्ली में बाद में भारत सरकार में सचिव रहे, तो
मैंने जब काम संभाला तो संयोग से वो उस समय सेक्रेटरी थे महुआ के, तो महुआ के सेक्रेटरी होने के नाते से उनका एक बड़ा अनुभव है और उस अनुभव का लाभ हम सबको उठाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। ट्रैफिक मूवमेंट के जैसे हैजार्ड की बात मैंने बताई है, उसको भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जहां कहीं ट्रैफिक हैजार्ड है, ट्रैफिक ज़्यादा है, उसके डेवलपमेंट में चाहे फ्लाईओवर हो, अंडरपास हो या जितने भी हाईवेज हैं उनको बनाने के लिए भी भारत सरकार जो है पूरा काम कर रही है। स्वच्छता ये अपने आप में एक बड़ा पहलू है कि किसी भी शहर में लिवेबिलिटी वो स्वच्छता के ऊपर निर्भर करती है। शहर सुंदर है, कोई भी रहने के लिए वहां आएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में एक स्वच्छता का अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के प्रति बहुत ही एक प्रकार से उनकी सेंसिटिविटी ये है कि कहीं गंदगी दिखती है, अपने हाथ से सफाई करके भी उन्होंने दुनिया लोगों को संदेश दिया कि अपने हाथ से सफाई करना शुरू करें। स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा फंड देश भर में लगा रहे हैं। स्वच्छता का तो एक बड़ा एक अगर उदाहरण मैं देता हूं, अभी महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, अभी चल रहा है और शायद कल 26 है, कल इसका समापन है। यानी 60 करोड़ से ऊपर लोगों का फुटफॉल, ये जो 42-43 दिन का महाकुंभ हुआ है जिसमें 25,000 लोग स्वच्छता में लगे, 250 करोड़ रुपए का स्वच्छता का केवल वहां बजट था। इतना बड़ा आयोजन दुनिया का एकमात्र ये ऐसा आयोजन है जहां इतनी बड़ी संख्या में और एक स्थान के ऊपर 4,000 हेक्टेयर के अंदर एक नया शहर बसा। टेम्परेरी था, लेकिन उसमें स्वच्छता का जो आयाम खड़ा किया गया उस पर भी सब लोगों की नजर गई कि कैसा स्वच्छता अभियान किया जा सकता है। ऐसे ही पावर सप्लाई, अच्छे शहरों में पावर सप्लाई यदि अच्छी है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है, क्लीन पावर है, तो उसका भी बहुत बड़ा एक प्रभाव अच्छे शहर बसने में होता है। तो ऐसे शहरों की जितनी फैसिलिटेशन है उस सब पर हमारा ध्यान है, एक एक करके। अभी मुझे खुशी है कि कल ही पावर डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के और MOUs हुए हैं। 2.5 लाख, वैसे तो अपने आप में एक रिमार्केबल ये जो इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटीज हैं मध्य प्रदेश में, इसी 2 दिन के कार्यक्रम में 22.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए हैं। 22.5 लाख करोड़ रुपए, इट इज यानी रिमार्केबल अचीवमेंट। तो इस सबको यहाँ जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हैं, डेवलपर्स बैठे हैं, वो सब इसमें आगे बढ़ें। हर प्रकार के जो बेनिफिट हैं आपको ये बताए जाएंगे, दिए जाएंगे, और किसी प्रकार की कोई कठिनाई और कमी आने पर हमेशा सरकार आपके द्वार खड़ी है। इतनी बातें कह करके मैं तो आज इस विषय में यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश बाकी सब प्रदेशों में अग्रणी स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की हर योजना को ऐसा लपकते हैं, उदाहरण अच्छा नहीं है कि जैसे पक्षी चोंच से अपने शिकार को ले जाता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोग केंद्र सरकार की योजना को ऐसे लपक लेते हैं। तो मैं इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं और आप सब लोगों को आह्वान करता हूं कि आप अपने कारोबार के माध्यम से, अपनी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उसका लाभ उठाइए, जनता को उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी। ये जो सेशन रखा गया था, हम एक बार फिर से सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप इस बात को समझ पाएंगे कि अनलॉकिंग लैंड वैल्यूज इन सिटीज़ के अंदर हम कवर करने वाले थे इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी और हाउसिंग रीडेवलपमेंट पॉलिसी। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने जिन विषयों का विस्तार किया, लगभग सभी के हमें उत्तर मिले और अब हम ये समझ पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर जो बढ़ रहा है और उसका जो विजन हम लेके चल रहे हैं, मध्य प्रदेश उसका एक हिस्सा है और हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय मंत्री जी। अब हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि आप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री भारत सरकार आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, और विनम्र आग्रह माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से कि आप भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, ये कार्यक्रम जारी रहेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय चूंकि अपनी संक्षिप्त यात्रा में बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो वे अभी फिलहाल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। माननीय मंत्री महोदय कैलाश विजयवर्गीय जी उनको सी ऑफ करने जाएंगे, वापस लौटेंगे। ये कार्यक्रम जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा और इस कार्यक्रम में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल आशीर्वाद देकर के ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे ही अपनी प्रारंभ की, मध्य प्रदेश सरकार बनाने के बाद लगातार हमने मध्य प्रदेश को समर्थवन बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टर समिट, पहले रीजनल अर्थात संभाग स्तर पर, बाद में ग्लोबली की ये 8वीं हमारी समिट है। और जिस प्रकार से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे सभी सेक्टर में समान रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे सब राज्य आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से, जो अभी सेंसेक्स आया है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। यद्यपि ये बात सही है कि एक साथ बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हर जगह मुझे भी पहुंचना है। हमारे भारत सरकार के कई मंत्री अभी अलग अलग स्थानों पर अपने अपने सत्र को ले रहे हैं। मैं शहरी विकास मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर साहब को एक कार्यक्रम में उनके लिए छोड़ करके यहाँ आया हूँ। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी वो एक जगह कहीं और कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे राम नायडू जी जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। एक जगह शिवराज सिंह जी चौहान अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सायंकाल तक ऐसे सभी अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से अपने अपने विषय को लेकर के सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय अधिकारीगण, सभी प्रकार के बाकी जुड़े हुए उस व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे निवेशकगण सबके साथ सामूहिक रूप से चर्चा करते हुए हम सब मिलकर के सभी सेक्टर में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, अलग अलग प्रकार के जितने भी निवेश की संभावना वाले सेक्टर है, हर एक जगह जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने हमारी 18 पॉलिसियों को न केवल लॉन्च किया है बल्कि ये भी मान के चल रहे हैं कि अभी तो ग्लोबली हम एक बार इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, बाद में अलग अलग एक एक सब्जेक्ट वाइज भी सबमिट करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से चालू होकर के हमारे जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। हमारी अपनी सरकार के बलबूते पर जो जो हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं। सरलीकृत व्यवस्था और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, और वैसे तो आज हमने यहाँ इस सत्र की शुरुआत ही बाबा महाकाल की आरती से की है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। बोले जय श्री महाकाल। और महाकाल की बात करते ही देखते हैं तो महाकाल की आरती में होता क्या है। कभी आपको एक छोटी कल्पना देके मेरी अपनी बात समाप्त करूंगा। महाकाल की भस्मारती बिंदु आत्मा के रूप में प्रवेश करती है। धीरे धीरे भ्रूण बड़ा होता, हम बालक रूप में, बालक बालिका के रूप में 9 माह अपने माँ के गर्भ से गुजारते हैं। ऐसे ही बाबा महाकाल की भस्मारती के लिए वो लिंग स्वरूप देवता के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ता है और जल चढ़ने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत से शरीर बनाने का जैसा हमारा शरीर बनता है। धीरे धीरे वो शरीर बना करके स्नान करा करके फिर पुनः उसमें आँख, नाक, कान पूरा श्रृंगार होता है। वो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और श्रृंगार करने के बाद जैसा कि हमने देखा कि उनके अपने वस्त्र व्यवसाय या वस्त्र व्यवस्था के साथ साथ भगवान का आपका स्वरूप जैसे बन गया। आप कभी कल्पना करना एक बाबा महाकाल का दृश्य और एक कल्पना करो कि गंगा में स्नान करने के बाद सन्यासी आने के बाद फिर वापस अपने शरीर पे भस्मी लगा करके वापस वैसे ही शरीर कर लेता है। कभी कभी कल्पना होती होगी कि अभी नहा धो के आए, अभी भैया थोड़ी देर तो रहने दो, लेकिन लगता है कि वो नहाने से ज्यादा जल्दी वापस भस्मी लगाने की रहती है। ये ऐसे बाबा महाकाल की अपनी उस शरीर को बनने के बाद तुरंत भस्मी लगा करके वो भस्मी भूतस्य होगा, अर्थात
जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा का छोटा सा लघु दर्शन, ये भस्म जाने तक का जो नियत समय मिला है, ना आपके हाथ में जन्म लेना है, ना आपके हाथ में शरीर छोड़ना है। आपने देखा होगा कि मरने के भी प्रयास करते तो कई बार मरते नहीं लोग, क्योंकि परमात्मा उसको मरने का तो जन्म से के लिए जैसे बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तो आपको दोबारा पैसा डालना पड़ेगा, तो बैंक से आप निकाल सकते हो, नहीं तो निकालने की परमिशन नहीं है। ऐसे ही जब हमारे स्वर्ग में या मोक्ष के बाद अपना जो जीवन ऊपर माना जाता है, हमारा पुण्य कर्म खत्म होता है तो परमात्मा फिर मौका देता है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत अच्छे से समझाया, और ये हमारे लिए नहीं, भगवान जो सब कुछ रचिता, जो नियंता, निर्माता, ये उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए है। तो वो स्वयं भी मनुष्य रूप लेकर के, अलग अलग प्राणी के रूप लेकर के कई कई अवतार में उनको भी आना पड़ता है, और ये आने जाने के कर्म में यही कर्मवाद है, इसमें किसी की कोई मुक्ति नहीं, और हर एक कोई उस क्रम से बंधा हुआ है, उस क्रम से कोई बाहर नहीं, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। जिसका जो नियत कर्म है, इस नियत कर्म को अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने जन्म को सार्थक सिद्ध करने का मौका। इसलिए महाकाल की नगरी में जाने अनजाने हम महादेव की नगरी मान लेते हैं। महादेव तो है ही 12 ज्योतिर्लिंग में, लेकिन सच्चे अर्थों में वो समय की नगरी, वो सबका समय बताते हैं। भस्मारती अपना जीवन सार्थक करने का एक छोटा सा लघु सिद्धांत बताती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जब भस्मारती में आप जाएंगे देखने, तो आप वो आनंद से देखना कि भगवान को इतना अच्छा सजाया। कभी मन में कोई प्रश्न तो आता होगा कि रात को 2 बजे उठे, धक्के खाते हुए दर्शन करने गए, भगवान को पंडित जी नहा धोकर के इतने बढ़िया ढंग से आँख नाक कान मुंह बढ़िया सजाया, और आप उठोगे नहीं, उसके पहले पहले भगवान को वापस वैसे ही कर देता जो 4 बजे। तो आपको कभी लगता होगा भैया दिन भर तो रखो, कम से कम इतनी मेहनत करी तो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक का अपना माँ के गर्भ से जो पिंड के रूप में आपका शरीर आत्मा के रूप में आया, वो वापस उसी रूप में पहुंचा करके वो आरती के माध्यम से आपकी जीवन की पूरी यात्रा बताने का प्रयास रहता है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हमने महाकाल की महाशिवरात्रि के आसपास का ये जो कार्यक्रम रखा है, तो मुझे लगा कि ये जानकारी भी आपको देना चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के साथ साथ हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भी लघु दर्शन कराने का प्रयास किया है। कई प्रकार से व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अच्छी हो। अब एक संकट भी था कि भोपाल में पहली बार कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में आपके सबके मदद से ही कर पाए। जाने अनजाने आपको रुकने में कोई कठिनाई हुई होगी तो मैं माफ़ी भी चाहता हूं। हमने सारे प्रयास किए कि आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने टेंट सिटी से लगा करके जो प्रबंधन कर सकते थे वो सब कुछ किए हैं। लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि आपकी इस यात्रा में, जैसे कि वो प्रयागराज में कुंभ की यात्रा चल रही है, वो कुंभ हमारा अपना अध्यात्म का कुंभ है, ये सांसारिक जीवन का कुंभ है। दोनों में समानता है, मुझे लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं। उस कर्म के आधार पर हम अपने जीवन में पुण्य कर्मों के आधार पर अपने स्थान से आगे जाने की बात करते हैं। यहाँ आपके माध्यम से अगर आप किसी क्षेत्र में निवेश करोगे तो अपने खुद के लिए तो 2 रोटी कोई भी कमा खा लेता है, लेकिन आपके माध्यम से एक उद्योगपति बना करके, एक निवेशक बना करके, एक रोजगार प्रदाता बनाकर आपके माध्यम से भी कई लोगों की रोजी रोटी मिलेगी, कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये भी पुण्य कर्म है, ये बड़ा काम है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका हमारा प्रेम बरकरार रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं,
हमने देखा 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक जब इकोनॉमी हुई और सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे था, पिछले बजट में भी था और अब की बजट में भी 11,01,111 करोड़ रुपए का निवेश बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा। इसकी घोषणा बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की गई है। देश में पिछले 10 साल में 1,50,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवेज और सड़कें बनी। देश के रेलवे सेक्टर का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन संपन्न हो गया। देश ने नए न्यू जनरेशन सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को 1 से शुरू होकर के 100 तक पहुंचते हुए देखा। देश में हवाई अड्डों की संख्या को 75 से बढ़कर के 150 तक होते हुए पहुंचा। वाटरवेज जो भारत में नहीं थे, उनको नए वाटरवेज को भारत में खड़े होते हुए और बनते हुए देखा। पिछले 5-10 साल के कालखंड में अर्थव्यवस्था जब केवल 2 से 4 ट्रिलियन तक पहुंची है। मैं यहां उपस्थित आप सब लोगों से आग्रह के साथ में कहना चाहता हूं, कल्पना करके देखिए कि जब हम 4 से 32 होंगे तब भारत कहां होगा। जो संख्या आज हमारे हवाई अड्डों की 157 है, जो संख्या आज हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस की लगभग 100 के आसपास पहुंची है, अगले 5 साल में यह संख्या दोनों जगह पर दुगनी होने वाली। और उसके साथ साथ में देश की सरकार की नीतियों के चलते हुए जिस तरह से भारत में गरीब आदमी, सामान्य मानवी जो बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से पिछले दशकों से जूझ रहा था, वो अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार के सहयोग से आज मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुका है। और भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग के हिस्सेदार बन गए, सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे। और उनके जेब में पहली बार डिस्पेंसिबल इनकम उस एस्पायरेशनल क्लास के जेब में आई है। उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है जब आंकड़े आते हैं 7 दिन पहले कि अयोध्या में 1 साल में 13 करोड़ तीर्थयात्री आए, या हमारे उज्जैन के महाकाल लोक में महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए 1 साल में 7 करोड़ लोग आते हैं। शिवशेखर शुक्ला जी गर्व के साथ में कहते हैं कि मध्य प्रदेश हैव क्रिएटेड न्यू बेंचमार्क्स एंड न्यू हाइट्स की 13 करोड़ लोग मध्य प्रदेश आ गए। ये इसके कारण से संभव हो पा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस तेज गति के साथ में बढ़ रही है और भारत का मध्यम वर्ग निरंतर विकसित होता हुआ और बड़ा होता जा रहा है। सरकार जब इस बात की घोषणा करती है कि हम टैक्स में कटौती करेंगे, उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी अगर कोई सेक्टर आने वाले समय में रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग से भी पहले अगर कोई सेक्टर आने वाले समय में होने वाला है इस साल के बाद में, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर होने वाला है। क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा तबका मध्यम वर्ग का तबका है, जिसकी आमदनी 25 लाख से कम है, ऐसी आमदनी वाले लोगों के जेब में अब के साल से टैक्स में बचत के कारण से, टैक्स में कमी के कारण से डिस्पेंसिबल इनकम उनके जेब में होगी। इसलिए भारत में जो है सारे भारत के ट्रैवल एंड टूरिज्म की इकोनॉमी की समीक्षा करने वाले सारे विशेषज्ञ विश्व भर में इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो फॉर्मल कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में टूरिज्म सेक्टर का 5.6% है, ये 2027 तक बढ़कर के 10% फॉर्मल कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और अब मैं आपको सामने एक जो मैंने दृश्य रखा कि 2047 तक जब हमारी अर्थव्यवस्था 32 ट्रिलियन की होगी तब 10% का कंट्रीब्यूटर टूरिज्म सेक्टर होगा। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है उतना कंट्रीब्यूशन अकेला टूरिज्म सेक्टर कर रहा होगा। हम इतनी अपार संभावनाओं के द्वार पर खड़े, तब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और ट्रैवल, ये 3 टूरिज्म, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ड्राइवर बनने वाले। एक तरफ जहां विश्व भर का कौतूहल, विश्व भर का आकर्षण भारत का केंद्र भारत बन रहा है, और जिस तरह की प्रबल संभावनाएं भारत में है, भारत को देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का जिस तेज गति के साथ में एक बार वापस बदल रहा है, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य के कारण से भारत के प्रति देखने का नजरिया जिस तरह से बदल रहा है, आप कल्पना करके देखिए, योग भारत से निकल करके आज से 200 साल पहले भारत से निकल करके यूरोप में गया था, लेकिन योग की पहचान नहीं बन पाई।
भारत का आयुर्वेद भारत से निकल करके सैकड़ों साल पहले लोगों ने ले जा करके प्रयास किए होंगे, लेकिन उसकी पहचान और मान्यता नहीं बन पाई थी। आपने कभी सोचा कि पिछले 10 साल में क्या बदलाव हो गया कि भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत की संस्कृति, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत की जीवन पद्धति, उन सब के मूल्य एकाएक पूरे विश्व भर की नजर में बढ़ गए। और वो सिर्फ इसलिए हुआ कि भारत का सामर्थ्य बढ़ गया है, भारत की ताकत बढ़ गई। कोई भी समर्थ व्यक्ति, हम किसी गरीब के घर पे जाएं, पंकज भाई, गरीब के घर में जाएंगे, हमारे मन में किस तरह का भाव होता है? या तो उसके लिए करुणा का भाव होगा, या उसके लिए दया का भाव होगा, उसके लिए कंपैशन हो सकता है, उसके लिए हमारे मन में दया हो सकती है, उसके लिए कुछ देने का भाव हो सकता है, करुणा का भाव हो सकता है। लेकिन उसकी किसी चीज को फॉलो करने की हमारे मन में कभी अपेक्षा नहीं होगी। भारत की स्थिति क्योंकि दयनीय थी, इसलिए भारत की तरफ देखने का नजरिया दूसरे दुनिया के दूसरे लोगों का अलग तरह का था। भारत में जो टूरिस्ट आता था वो भी भारत को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए आता था। अब चमत्कृत दृष्टि से भारत को देखने आने वालों की नई श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि टूरिज्म इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और उसके साथ साथ में विदेश के सैलानियों को एक तरफ छोड़ दीजिएगा, अगर दुनिया भर के आंकड़े उठा करके देखें, आज दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो फ्रांस में जाता है। फ्रांस का इस साल का डेटा जो है 23-24 का डेटा जो आया है वो लगभग 100 मिलियन टूरिस्ट मार्क उन्होंने टच किया है वापस। उसके बाद में स्पेन आता है 85 मिलियन के आसपास पे, उसके बाद में 66-67 मिलियन पे यूनाइटेड स्टेट्स है। और ऐसे करके अगर हम जाएं, भारत जो है 39वें नंबर पर कहीं जाकर के TTD में आता है 119-120 देशों की उस लिस्ट में। और हमारा जो है 13 मिलियन के आसपास, हमारा 13.2 मिलियन के आसपास में टोटल इनबाउंड टूरिज्म है। लेकिन ये जितने देश हैं, एक अमेरिका को अलग कर दीजिए, ये जितने भी देश हैं, चाहे बी इट इज फ्रांस, बी इट इज यूके, बी इट इज जर्मनी, बी इट इज स्पेन और एनी अदर कंट्री, ये कोई भी देश अगर उठा करके देख लीजिए, इन सब देशों में जो टोटल टूरिस्ट जा रहा है वो 19% जो है वो इनबाउंड टूरिस्ट है, विदेश से निकल करके वहां जा रहा है। जबकि भारत में हमारे यहां पे डोमेस्टिक टूरिज्म की अपार संभावनाएं। आज जहां भारत का 13 मिलियन का भारत का टोटल इनबाउंड टूरिज्म है, वहां डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, इस बार के कुंभ के आंकड़ों को फैक्टर नहीं कर रहा हूं, केवल पिछली बार के आंकड़ों की बात करता हूं, तो भी जो है वो 250 मिलियन, 2.5 बिलियन के आसपास में 250 करोड़ होता है। तो भारत इतनी अपार संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, और उसमें भी मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश, जिसके लिए मैं ये कहूं कि उसके पास में एक टूरिस्ट के लिए जो कुछ भी अपेक्षा हो सकती है उसके मन में पहाड़ पर जाने की से लेकर के उसके मन में जंगल के वाइल्ड लाइफ तक जाने के लिए, नेचर से एडवेंचर तक, माउंटेन से वाटर बॉडीज तक, हिस्ट्री से कल्चर तक, और एग्रीकल्चर से लेकर के एक्वाकल्चर तक, किसी भी तरह की अपेक्षा और आकांक्षा अगर उसके मन में हो सकती है, वो सारी की सारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का एकमात्र प्रदेश अगर कोई ताकत रखता है तो वो इस देश में मध्य प्रदेश रखता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रो हो रहा है, उस ताकत के चलते हुए, और जिस तरह के इंसेंटिव्स मध्य प्रदेश ने कही, जैसा मैंने कहा अपनी बात कहते हुए, मैंने प्रारंभ करते हुए जो बात कही थी कि अगर मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा होता तो मैं मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से वापस एक बार फिर होटल बना रहा होता, क्योंकि जिस तरह के इंसेंटिव्स मध्य प्रदेश ने दिए हैं, मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में देश के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक प्रदेश में आने की संभावना है तो मध्य प्रदेश में। हालांकि मैं कल उड़ीसा में था, कल रात को मैं उड़ीसा ट्रैवल बाजार में बात कर रहा था, और इससे पहले पिछले 1 महीने में मैंने देश के अनेक प्रांतों में इस तरह के कार्यक्रमों में जाकर के चर्चा की है। मैं ये मानता हूं कि इस सेक्टर की वाइब्रेंसी को देखते हुए देश के सभी प्रदेशों में इसी तरह का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। पहले ऐसी जब चर्चा होती थी तो मेरे प्रदेश राजस्थान के लिए कहा जाता था कि उनकी टूरिज्म पॉलिसी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। यहाँ इंडस्ट्री के लोग बाग बैठे ये जानते हैं, सबसे पहले अगर किसी ने इंडस्ट्री स्टेटस दिया तो वो राजस्थान स्टेट ने लेटर एंड स्पिरिट में दिया था। लेकिन धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोहन यादव साहब का कि उन्होंने उसके बाद में मध्य प्रदेश में उसको लागू किया, और अब तो देश में उसको लेकर के सारे राज्यों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इसको लेकर के बनी है
कि कौन टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले प्लेयर्स को ज्यादा इंसेंटिव देकर के अपने यहां पर आकर्षित कर सकता है। और आने वाले समय में जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, अपार संभावनाओं के द्वार पर हम सब लोग खड़े हैं। भारत सरकार भी इस दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने भी अभी बहुत बड़े फैसले किए। अभी 50 ग्लोबल स्टैंडर्ड डेस्टिनेशंस, आइकॉनिक डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस उस इन्वेस्टमेंट के लिए मिलना चाहिए, ताकि हमारा पेबैक पीरियड बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज और इंस्टीट्यूशंस का नंबर मल्टीप्लाई हो जाए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारे आग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल उन 50 डेस्टिनेशंस पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को एक्सटेंड किया, अपितु 10 लाख से कब के शहर में अगर 3 स्टार एंड अबव होटल पे कंस्ट्रक्शन होता है या उसके अलावा कोई भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उससे जो है इन्वेस्टमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऐसा मिलेगा, तो मैं मानता हूं कि उसके बाद में देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां अगर टूरिज्म के सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस अवेल नहीं कर पाएगा। और उसके ऊपर जो साथ में फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है, मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में भारत में जो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड के अगेंस्ट में, सप्लाई के अगेंस्ट में, नंबर ऑफ रूम्स के अगेंस्ट में, नंबर ऑफ सीट्स जो है हमारे एयरक्राफ्ट की जो सीट्स हैं उसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, उसके कारण से कॉस्ट बढ़ी है। खोसला साहब उससे खुश हो सकते हैं कि इनके होटल में जो कमरा 10,000 रुपए में बिकता था आजकल ये 30,000 रुपए में भी हाथ जोड़ने के बाद में देते हैं, लेकिन उसके कारण से हमारा टूरिज्म जो है वो प्रभावित होता है। हम नंबर ऑफ रूम्स किस तरह से बढ़ाएं, हालांकि अभी ये जब बात कर रहे थे कि 1903 में पहला ताज इन्होंने शुरू किया, उसके बाद मुझे लगता है शायद 55 साल लगे होंगे रामबाग तक पहुंचने में बॉम्बे से निकल करके, और वहां से निकल करके 100 तक पहुंचने में जो है इनको लगभग 100 साल लगे। और अभी IHCL हर महीने में 5 नए होटल्स को अपने अम्ब्रेला में साइन कर रहा है। इसी की तरह की हालत मैरियट की है, इसी तरह की हालत रेडिसन कार्लसन की है। सारे ग्रुप्स इसी गति के साथ में अपने होटल्स का नेटवर्क विस्तृत कर रहे हैं। और ये जो इंसेंटिव्स राज्य सरकारों ने देना शुरू किया है और भारत सरकार ने जो इंसेंटिव घोषित किया है, मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा तेज गति से नंबर ऑफ रूम्स अगर कहीं बढ़ेंगे तो वो भारत में, दुनिया में अब बढ़ने वाले। इसी तरह से एविएशन सेक्टर में भी आज की तारीख में हमारे जो हवाई अड्डों की बात मैंने की, अगर उससे आगे बढ़कर के मैं हवाई जहाज की बात करूं, भारत में कुल मिलाकर के अभी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट सारे सब मिलाकर के जो इंडियन एविएशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के पास में है वो सब मिलाकर के लगभग 450 के आसपास में है। अब जो है अब की बार इस समय के एविएशन में जितने ऑर्डर्स गवर्नमेंट इंडिया के प्लेयर्स ने प्लेस किए हैं, आने वाले 3 साल में भारत में नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की संख्या जो है वो जितने अभी हैं उससे 3 गुना होने वाले। 850 से बढ़कर के 2500 से बाहर ये संख्या हो जाएगी। निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं और टूरिज्म सेक्टर में क्योंकि इन्वेस्टमेंट को करके उसको जो है धरातल पर उतारने में थोड़ा समय लगता है। मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि वी पीपल आर सिटिंग ऑन द गेटवे ऑफ ब्राइट फ्यूचर इन दिस सेक्टर। आप सब से आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश और देश में जहां कहीं भी संभव हो अधिकतम निवेश इसमें किया जाए। आपका निवेश निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। इस संभावनाओं के द्वार पर खड़े हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और वाकई में हमारा भारत पूरी सामर्थ्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिन्होंने ठाना है मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का और इसी उद्देश्य के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण के जो भाव रखते हैं और जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत मिशन है उसको आत्मसात कर लिया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्हें महाकालेश्वर बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और अपने प्रयासों से, अपने नवाचारों से, अपने इनोवेटिव आइडियाज से, अपने विजडम से and with immense Vedas knowledge he is creating Viksit Madhya Pradesh. Let us have a huge round of applause to welcome Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav ji to address us
और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियां बजनी चाहिए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे यशस्वी पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश की धरती पे आपका स्वागत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री का। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और अभिनेता और क्या अखंडा भैया क्या बोलते हैं श्रीमान पंकज जी त्रिपाठी, हमारे श्रीमान पद्मश्री के मोहम्मद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद जी, जोरदार ताली बजाए। इस नाते से हमने रहीम को नहीं देखा, रसखान को नहीं देखा, लेकिन जड़ों से जुड़ करके हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का। माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे पीएस शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण और आप सब, जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी, अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है, और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया है अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि वो किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में
जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि ये ऐसी अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में, और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है, और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में, आज के इस दौर में, माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में। पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल, वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे। कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं, ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते हुए 2.5 साल के बाद, जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार घड़ियाल छोड़ने का, और जहां घड़ियाल नदी में छोड़ रहे हैं वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में है। आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया, और ये 8वां है। नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क, इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए, फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका। और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई, माननीय मंत्री जी, आपके जोधपुर में साथ फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं, और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करें, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने CR पाटिल जी के माध्यम से, ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये नए दौर का भारत है। और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेलजोल बढ़ाना, और मेलजोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने
आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी सिंह बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहा है कि आप आइए अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं, वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा होंगे, मैं बता रहा हूं तो, क्योंकि बड़े पैमाने पर केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते हो, टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर यह सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए, रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे, इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर आपका प्रयास है पर्यटन स्थलों का विकास और तीर्थ स्थलों का विकास, जिसके आप जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, जीव जंतुओं को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम बहुत बहुत आभार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हार्टली थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर योर गोल्डन। नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि हम सभी